गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, जो आज आपका नीट 8 हुआ है उसका बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा मैं विजय बहादुर का बेटा डिस्कशन करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन का, और हमारे बाद बेटा कोमल मैडम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। ठीक है ना? तो चलिए बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 3 हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिए, उनका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। आपको बेटा क्या निकालना है? रिक्वायर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत आसान है बेटा। जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा दिया होता है उसको गिवन बोलते हैं, जिसका बेटा निकालना होता है उसको रिक्वायर्ड बोलते हैं। रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग बेटा गिवन को सेट करो। देखो बेटा आपको क्या चाहिए? ए फर्स्ट में है, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, 1 मोल चाहिए, 1 मोल, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। क्या चाहिए बेटा? डी थर्ड में है, 1 मोल चाहिए, 1 मोल है। राइट में चाहिए, राइट में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो जब बेटा चेंज करने की जरूरत ना हो तो सिंपली जोड़ दिया जाता है। जोड़ोगे तो बेटा बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए टू डी। ए टू डी बेटा कैसे मिला? तीनों को जोड़ने पर। जोड़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया। आंसर बेटा इसका 4th हो गया। अगला देखिए, 3 रिएक्शन दी है, आपस में रिलेशन पूछ रहा। तो जब बेटा 3 रिएक्शन दी और आपस में रिलेशन पूछा जाए तो पहले 2 को बेटा गिवन मान लिया करो, तीसरे को बेटा रिक्वायर्ड मान लिया करो। अब देखो कैसे चाहिए। मीथेन चाहिए बेटा, सेकंड में है, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, 1 मोल चाहिए, 1 मोल है, सेकंड बेटा नो चेंज। फिर देखो वाटर चाहिए बेटा, वाटर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। तो बेटा जो 2 में उसको छोड़ दिया करो। अब देखो CO2 चाहिए, CO2 देखो बेटा फर्स्ट में है, दाहिने तरफ चाहिए, दाहिने तरफ है, 1 मोल चाहिए, 1 मोल है। तो बेटा फर्स्ट को भी आपको एज इट इज रखना है। ठीक, तो आपको बेटा थर्ड लाने के लिए ना तो फर्स्ट में चेंज करना है ना सेकंड में, केवल जोड़ देना है बेटा। तो K3 बराबर क्या हुआ? K1 इंटू K2। आंसर बेटा 4th। वही चीज देखो दिया है, अगर किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्यूब। अगला देखिए बेटा 48, जब भी बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट पूछे सबसे पहले बेटा डेल्टा एनजी निकाला करो। केसी की यूनिट बेटा क्या होती है? मोल पर लीटर, पावर बेटा डेल्टा एनजी। केपी की यूनिट क्या होती है? एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। अब देख लो बेटा इसका डेल्टा एनजी कितना है? प्रोडक्ट में गैस के मोल बेटा 10, रिएक्टेंट में 9, कितना आया? 1। तो बेटा आंसर क्या हुआ? मोल पर लीटर। कौन सा आंसर हुआ बेटा? फर्स्ट। 48 इज फर्स्ट। एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम बना हुआ है, एरो बना हुआ है। जब केसी की वैल्यू बेटा 1000 से ज्यादा होती है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो देखो 10 की पावर 1000 से ज्यादा बेटा कौन है? ये वाला, ऑलमोस्ट कंप्लीट। आंसर फर्स्ट। और अगर बेटा 1/1/1000 से कम होता है, ठीक है ना, तब अगर 1/1000 से भी कम है तो बेटा रिएक्शन ना के बराबर, तब मेनली बेटा रिएक्टेंट होता है। और जब इन बिटवीन है तो बेटा दोनों होता है।
तो आपसे पूछ रहा ऑलमोस्ट कंप्लीट यानी केसी शुड बी ग्रेटर देन 1000। आंसर बेटा फर्स्ट। देखो ये वही वैल्यू लिखी हुई है। फिर देखिए बेटा आपके पास हैबर प्रोसेस है, केसी दिया है, किसी मोमेंट पर बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी है। कह रहा बेटा बताओ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। देखो बेटा केसी दिया है 0.061, डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा NH3 का स्क्वायर अपॉन N2H2 का क्यूब। N2 देखो बेटा 3 मोल नाइट्रोजन है, 3 हो गया। हाइड्रोजन बेटा 2 है तो 2 का क्यूब कर दो बेटा। अमोनिया बेटा 0.5 है तो बेटा कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 अपॉन 8 त्रिक 24। तो लगभग बेटा ये आपका 0.01 आ जाएगा, लगभग 0.01। तो क्लियरली बेटा क्या दिख रहा Q लेस देन केसी है। 0.01 की वैल्यू बेटा आपके 0.061 से बहुत कम है और Q लेस देन केसी बेटा रिएक्शन किधर जाती है फॉरवर्ड। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा सेकंड। Q लेस देन केसी फॉरवर्ड, Q ग्रेटर देन केसी बैकवर्ड, Q इक्वल टू केसी इक्विलिब्रियम। तो 50 का आंसर बेटा सेकंड। अब जरा देखिए, देखो यही चीज है Q बराबर केसी इक्विलिब्रियम, Q लेस देन केसी फॉरवर्ड, Q ग्रेटर देन केसी बैकवर्ड। फिर देखो बेटा आपको एक रिएक्शन है उसका Kp दिया है, क्या पूछ रहा है Kc। तो Kp बराबर बेटा क्या होता है Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी, सॉरी डेल्टा जी नॉट पूछ रहा बेटा। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा -2.303 आर टी लॉग केसी। केसी बोलो या केपी बोलो डजंट मैटर, -2.303। आर बेटा देखो किलो जूल है तो 8.31 इंटू 10 की पावर -3। टी बेटा कितना है 298, आप 300 भी ले सकते हो, लॉग 6.1 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है बेटा। तो इसका बेटा सॉल्व करोगे तो ये लगभग 24 किलो जूल प्लस में आ जाएगा। 51 का आंसर फर्स्ट। फिर देखिए बेटा आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज कंडीशन विल लीड टू मैक्सिमम डिकम्पोजिशन। रिएक्शन को बेटा फॉरवर्ड ले जाना है, इसको ज्यादा तोड़ना है, खर्च करना है यानी फॉरवर्ड ले जाना है। देखो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट है तो पहले देखा करो एंडो एक्सो। देखो यहाँ एंडो है, एंडो है तो बेटा क्या होगा हाई टेम्परेचर। फिर प्रेशर वॉल्यूम कोई भी इफेक्ट देखना हो बेटा डेल्टा एन जी निकाला करो। इसका डेल्टा एन जी बेटा कितना है 2 + 1 - 2 दैट इज +1 है। डेल्टा एन जी बेटा ग्रेटर देन 0 है। रिएक्शन बेटा क्या है डिसोसिएशन, फेवर्ड बाई क्या होता है लो प्रेशर। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग प्रेशर। तो 52 का बेटा थर्ड, 52 बेटा हो गया थर्ड। अब आइए 54 इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताया इन्होंने। निम्न दाब पर विच अमंग द फॉलोइंग विल फेवर एट लो प्रेशर। याद रखो बेटा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, नो इफेक्ट।
डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 फेवर्ड बाई लो प्रेशर, डेल्टा एन जी लेस देन 0 फेवर्ड बाई क्या होता है, हाई प्रेशर। तो अब केवल बेटा डेल्टा एन जी निकाल लो। इसमें डेल्टा एन जी क्या है, 0, इसमें बेटा क्या है 0, इसमें क्या है +1, इसमें क्या है -2। आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। हाई प्रेशर होता तो 4, नो इफेक्ट होता तो फर्स्ट एंड सेकेंड। 53 का थर्ड, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिया हुआ है ये। 54 स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है। अगर बेटा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की बजाय नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बेटा जब यहां ग्रेटर हुआ करे तो यहां लेस, और डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, तब के बेटा ग्रेटर देन 1। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम नहीं होता, लेकिन के बराबर बेटा 1। तो ये आपका बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस, और ये बेटा इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव के लिए, तो बेटा आंसर हो गया फर्स्ट। यही देखो बेटा 3 पॉइंट लिखा है, डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी निगेटिव स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर देखो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम पर तीनों की कंसंट्रेशन दिया है। क्या पूछ रहा है, केसी। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी का स्क्वायर, तीनों वैल्यू रख दो बेटा। सी कितना है 0.216, ए कितना है बेटा 0.06, बी बेटा कितना है 0.12, 2 बार कर दो, सॉल्व कर लो बेटा। अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा 216, 6 × 12 × 12। अब जरा देखो, यहां 3 है, यहां 2 4 6, तो 3 0 ऊपर बढ़ा दो बेटा। ये देखो 36 हो गया, फिर ये बेटा 3 हो गया, 3000/12 कर दो, ये बेटा 250 आ गया। 55 का 4, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर देखो बेटा 8 मोल गैस है 1 लीटर के वेसल में हो रही है, इक्विलिब्रियम पर A2 कितना बना, 2 मोल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा। बहुत आसान है, ट्वाइस ऑफ AB3 gives A2 plus B2। देखो बेटा 8 0 0, मान लो बेटा इसका x मोल खर्च हो गया, तो इसका कितना बनेगा x, इसका कितना बनेगा 3x, सॉरी x/2, 3x/2। 2 से 1, 1 से बेटा हाफ। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है, आपने इक्विलिब्रियम पर बेटा A2 कितना बनाया 2, हमने कितना बनाया x/2, तो x बराबर बेटा क्या आ गया 4। तो यहां रखोगे तो 8 - 4 बेटा कितना हुआ 4, यहां बेटा 4/2 कितना हुआ 2, यहां बेटा 3 × 4/2 कितना हुआ 6। ये बेटा मोल आया, मोल पर लीटर के लिए वॉल्यूम से बेटा क्या कर दो डिवाइड। अब बेटा केसी का फॉर्मूला लिख लो, A2 बेटा कितना है 2, B2 बेटा 6, 3 बार लिख लो, अपॉन AB3 4 × 4। तो देखो बेटा ये आपका 2 हो गया, ये 6 से काटोगे 9 हो गया, ये बेटा 3 हो गया, 9 3 जा 27, थर्ड आंसर हो गया। 57 फॉर द रिएक्शन CO + Cl2, बेटा सबको मालूम है Kp/Kc से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम हो तुरंत बेटा क्या निकालो, डेल्टा Ng। बोलो बेटा इसका डेल्टा Ng क्या है 1 - 2 - 1,
आर टी की पावर बेटा क्या हो गया -1, 1/RT हो गया। आंसर फर्स्ट। 58 the reaction N2 plus 3H2 give 2NH3 will shift in forward direction will increase in pressure। सही है। ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng लेस देन 0 होता है फेवर्ड बाई बेटा हाई प्रेशर होता है। क्यों? जब आप प्रेशर बढ़ाते हो एक्टिव मास सिस्टम का बेटा क्या होता है इंक्रीज। सिस्टम को एक्टिव मास का क्या हुआ गेन। गेन होने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर एक्टिव मास घटे। एक्टिव मास बेटा घटता किसमें है लेस देन 0। हैबर प्रोसेस का डेल्टा Ng क्या है लेस देन 0, इसलिए बेटा फॉरवर्ड जाएगी। एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ डेल्टा G 0, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। ठीक, तो कौन सा आंसर बेटा बोथ आर करेक्ट। 58 इज 4। $59 देखो। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। गलत है बेटा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है तो बैकवर्ड का बेटा क्या होगा 1/x। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज रेसिप्रोकल व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स, दूसरा बेटा सही है। ठीक है, तो पहला गलत दूसरा सही। आंसर बेटा थर्ड। देखो ये रिएक्शन रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा रिवर्स। फिर देखो 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल आयोडीन इनिशियली बेटा 2 लीटर के वेसल में है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम 0.2, 1 है 0.2 बचा तो बेटा खर्च कितना हो गया 0.8। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम बहुत आसान है। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। आपने बेटा इसका 1 लिया इसका 2 लिया, नो रिएक्शन 0। मान लो बेटा इसका x खर्च हो गया तो इसका भी कितना खर्च होगा x, इसका कितना बनेगा 2x। अब जरा देखो बेटा, आपने देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा हाइड्रोजन कितना बचा 0.2, हमने कितना बचाया 1 माइनस एक्स। तो x बराबर बेटा क्या हुआ 1 माइनस 0.2 0.8। तो यहाँ बेटा 1 माइनस 0.8 कितना हुआ 0.2, यहाँ 2 माइनस 0.8 बेटा कितना हुआ 1.2, और यहाँ बेटा 2 इंटू 0.8 कितना हुआ 1.6। तो क्या पूछा बेटा I2 बेटा कितना बचेगा 1.2 और HI कितना बनेगा 1.6। 60 का आंसर फर्स्ट। 61 देखिए, फॉर द रिएक्शन, 2 रिएक्शन है बेटा उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दिया है। आपको बेटा देखो इसका निकालना है, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। आपको देखो बेटा NO2 चाहिए। NO2 के लिए बेटा सेकेंड को क्या करोगे रिवर्स, सेकेंड को रिवर्स करो एंड डिवाइड बाई बेटा क्या करो 2, डिवाइड बाई 2। सेकेंड को रिवर्स करो और 2 से डिवाइड करो। तो रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या होगा K2, 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखो क्या चाहिए बेटा हाफ N2 बेटा फर्स्ट में है, लेकिन हमको किधर चाहिए राइट में, इसमें किधर है लेफ्ट। तो पहले को बेटा रिवर्स करो और उसको भी 2 से डिवाइड करो तो भी अंडर, फिर बेटा दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। आंसर बेटा क्या हो जाएगा 4। 61 का 4। 62 आपको एक रिएक्शन दी हुई है। देखो बेटा ये एक्सो है, एक्सो का मतलब लो टेम्परेचर। फिर देखो बेटा इसका डेल्टा Ng कितना है -1 लेस देन 0। इसमें बेटा क्या होगा हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। 62 का आंसर सेकेंड।
63 A plus B gives C plus D. रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड विथ टाइम। तो देखो आप सबको मालूम है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया नहीं दिया तो रिएक्टेंट ही से मानते हैं। तो फॉरवर्ड की रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट फॉरवर्ड का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगा, बैकवर्ड का बढ़ेगा। तो x देखो बेटा घट रहा है, y बढ़ रहा है, z पे नो चेंज। तो x बेटा क्या है फॉरवर्ड का रेट, y बेटा क्या है बैकवर्ड का रेट, और z पे x बराबर क्या हो गया y। तो इसका करेक्ट आंसर x रेट ऑफ फॉरवर्ड, y रेट ऑफ बैकवर्ड, और z पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो आंसर बेटा थर्ड। और जब RF इक्वल टू RB होता है तो क्या एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम। Which among the following is heterogeneous? What is heterogeneous? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बेटा डिफरेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो पहला देखो बेटा होमोजीनियस है, दूसरा भी बेटा होमोजीनियस है, तीसरा बेटा देखो ये सॉलिड है तो ये क्या हो गया हेट्रो, और चौथा बेटा क्या है होमो। तो आंसर बेटा क्या हो गया थर्ड। अभी हमने बताया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस कब होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस बेटा कब होता है जब डेल्टा एन जी बेटा 0। इसका डेल्टा एन जी देखो -1 है, इसका बेटा क्या है 0 है, इसका बेटा क्या है सॉरी पहले का बेटा -1 है, दूसरे का बेटा -1 है, तीसरे का 0 है, चौथे का बेटा -2 है। तो आंसर बेटा क्या हो गया थर्ड। फिर देखिए बेटा 66 Cl2 plus 3F2 give 2ClF3। देखो बेटा आपको प्रेशर का इफेक्ट ये सब देखना, तुरंत डेल्टा एन जी निकालो। इसका डेल्टा एन जी बेटा कितना है 2 -4 -2 है, लेस देन 0 है। तो पहली बेटा फेवर्ड बाई क्या होगी हाई प्रेशर, फेवर्ड शिफ्ट बाई इंक्रीज इन प्रेशर। तो ए का बेटा हो गया थर्ड, फर्स्ट एंड फोर में। अब देखो सेकेंड, इस वाले का बेटा डेल्टा एन जी कितना है +1 डिसोसिएशन, फेवर्ड बाई क्या होगा लो प्रेशर, बैकवर्ड शिफ्ट बाई इंक्रीज प्रेशर। तो देखो फॉरवर्ड का डेल्टा एन जी प्लस है तो बैकवर्ड क्या क्या होगा माइनस, और बैकवर्ड क्या फेवर्ड बाई, तो बी का बेटा सेकेंड हो गया। फिर थर्ड में देखो डेल्टा एन जी बेटा क्या है 0, डेल्टा एन जी 0 बेटा नो इफेक्ट, नो इफेक्ट का ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट। तो सी का बेटा क्या हो गया फर्स्ट। तो 66 का आंसर फर्स्ट। अगला देखिए निम्नलिखित संरचनाओं पे भी करिए। देखिए बेटा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, देखो यहां पर कार्बोकेटायन बेटा एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे ना हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला करो। देखो ये विनाइल है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पर बेटा sp2 है, यहाँ sp2 है, यहाँ पर बेटा sp2 है। तो देखो बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होता है तो sp2 ग्रेटर sp होता है, तो sp वाला बेटा सबसे कम। अब देखो बेटा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में, सेकेंड में बेटा कॉन्जुगेशन नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में कॉन्जुगेशन है। और बेटा इसमें देखो ये डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, इसमें कॉन्जुगेशन बेटा 2 रिंग है, कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा, और इसमें बेटा केवल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 2 बनेंगे, और इसमें 2 से बेटा बहुत ज्यादा बनेंगे, लगभग 8 बनते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेटा जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 के बाद बेटा थर्ड के बाद बेटा सेकेंड,
और sp वाला बेटा सबसे कम। देख लो कौन सा आंसर, 4, 3rd, 2nd, 1st, 67 का आंसर सेकंड। फिर बेटा 68 द स्टेबिलिटी। देखो बेटा ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, ये बेटा एंटी एरोमेटिक है, और ये बेटा नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो याद रखो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा कौन होता है, एरोमेटिक। फिर उसके बाद होता है कॉन्जुगेटेड, नॉन एरोमेटिक। फिर बेटा कौन होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड होता है, और सबसे कम कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। तो देखो अब एरोमेटिक में बेटा 2 है, 2nd एंड 4। सेकेंड में बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 में 6। तो जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेटा होगा 4th एरोमेटिक है और सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग है। फिर बेटा कौन होगा, सेकेंड। फिर बेटा नॉन कॉन्जुगेटेड में 1st, और एंटी एरोमेटिक बेटा लीस्ट होता है। 4, 2nd, 1st, 3rd, 4, 2nd, 1st, 3rd, आंसर बेटा 3rd। फिर देखिए फ्री रेडिकल है, इस कौन कह रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा, अल्फा हाइड्रोजन। देखो बेटा इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्यों, ये आपका है बेटा पहली बात, अल्फा कार्बन बेटा क्या होना चाहिए, sp3। यहां अल्फा कार्बन तो है लेकिन बेटा वो क्या है, sp2, तो ये भी नहीं देगा। अब यहां देखो बेटा ये आपका sp2 है, ये बेटा sp3 है, और यहां पर देखो एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। फिर देखो विच हैव बिहेव बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो बेटा आपका मिथाइल एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। OH बेटा इसके पास बेटा लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आपका CH3CN, ठीक है ना, ये बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है। क्यों, पाई बॉन्ड इसका पोलराइज हो जाएगा, CH3C+, तो इसमें दोनों साइड होती है। तो 70 का आंसर 3rd। तो ये बेटा हमने अप टू 70 तक हमने कर दिया, बाकी का बेटा आपका जो भी आगे के क्वेश्चन है वो कोमल मैडम करेंगी। ओके बेटा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर कोमल गुप्ता एंड फ्रेंड्स, आपने किया है रिविजय सर के साथ स्टार्टिंग से क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चंस को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कंसिडरिंग द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है पीकेबी वैल्यू स्मॉलेस्ट, तो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू उसकी होगी जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। स्मॉलेस्ट पूछा गया है। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ एक्वस सोल्यूशन की बात की जा रही है। एक्वस सोल्यूशन में, और आप देखिए कि मिथाइल अमीन्स दिए गए हैं और लास्ट में एक एरोमेटिक अमीन दिया गया है। हमें पता है कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एलिफैटिक अमीन्स। इसका मतलब ये 3 इससे ज्यादा बेसिक है। अब इनमें भी अगर हम ऑर्डर देखें तो हमें पता है कि R जब मिथाइल दिया हो, एल्काइल जब मिथाइल दिया हो, और एक्वस मीडियम की बात की जा रही है, एक्वस मीडियम की बात की जा रही, तो जो ऑर्डर होता है बेसिक कैरेक्टर का, वो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, एंड देन उसके बाद अमोनिया का।
इसका मतलब है 2 डिग्री वाला जो अमीन होगा, मिथाइल अमीन, वो ज्यादा बेसिक होगा और बेसिक होने की वजह से उसका पीकेबी वैल्यू कम होगा। मतलब कि हम जाएंगे 2 डिग्री अमीन, हमारा दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो ये पूरा चार्ट आपका लगा हुआ है अमीन्स चैप्टर में, है ना। अमीन्स चैप्टर देखिए 12th की एनसीईआरटी पे जाएंगे तो 267 और 268 नंबर पेज पे आपको ये डिस्कशन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो बेटा बेसिसिटी का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है, अगर लोन पेयर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सारे ही क्या दिए गए हैं, अमीन्स दिए गए जिनमें बेंजीन रिंग लगी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ पर CO भी है साथ में, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है बेटा, और यहाँ देखें तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एलिफेटिक है, कॉन्जुगेशन यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर सिंगल सिंगल 2 बार आ गया। इसका मतलब है कि ये लोकलाइज्ड है, ये वाले जो लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड हैं, और लोकलाइज्ड होने की वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट बेटा जी, आप अमीन्स चैप्टर पे जाओगे तो अमीन्स चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा 12th की एनसीईआरटी 269 पेज पे, है ना। ये पूरा कंसेप्ट दिया गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है, among the following compound the decreasing order of reactivity towards ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। और बेटा जी हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग्स होती हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ESR रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं खुद पे। इसका मतलब है कि अगर हम ध्यान दें तो रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, ये डिपेंड करती है बेटा जी, जितना ज्यादा डोनर ग्रुप होगा उतना ज्यादा बढ़ाएगी, और जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा घटाएगी। मतलब +M+I ग्रुप लगा है बेंजीन पे तो वो ESR की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। क्यों? डोनर ग्रुप है, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोफाइलों का अटैक आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लस है। बेटा जी CH3, ये +H या +M बोल सकते हो, बट हमें पता है कि हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट दिखाता है ये, और हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट से ये आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, +M की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर कोई रिंग नहीं लगी, क्या कोई ग्रुप नहीं लगा। यहाँ पर फिर से बेटा हमारा OCH3 है, और ये देखो CF3। बेटा जब हम CF3 की बात करें तो CF3 एक स्ट्रॉन्ग -I हो जाता है। क्यों? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच के इलेक्ट्रॉन को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले बना देते हैं। इसका मतलब है वो क्या करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे, अभी खींचेंगे रिंग से इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये -M की तरह काम करता है। अब स्ट्रॉन्ग की बात करें तो हमें पता है कि OCH3 का जो +M इफेक्ट होता है वो मिथाइल से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये +H दिखाता है। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन फर्स्ट वाला। तो थर्ड वाले के बाद आ जाएगा बेटा फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, और सबसे लीस्ट जिसमें -M ग्रुप लगा। इस तरह से हमें फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। और बेटा ये पूरा कंसेप्ट आप जाओगे हाइड्रोकार्बन में, जहां बेंजीन के बारे में बताया गया है, वहां पर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं ESR। फिलहाल आपके GOC में सिर्फ नाम दिया गया है कि कितने तरीके की रिएक्शंस होती हैं। 74 पे चलते हैं, कहते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइल, अच्छा ओके, 2 एल्कीन्स दी गई हैं, एक दिया गया है कुछ ऐसा CH3 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरी एल्कीन दी गई है Ame का मतलब मिथाइल बेटा जी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कह रहा है इन दोनों में ये पहली वाली ज्यादा स्टेबल है, और आपको बताना है कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों दूसरे वाले से ज्यादा है। तो बेटा जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने देखा कि एल्कीन्स है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम जनरली देखते हैं अल्फा से। तो देखो ये sp2 सिस्टम हो गया, उसके बगल में ये अल्फा, इसका मतलब यहाँ पर है टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा sp2 सिस्टम, ये अल्फा सॉरी sp2 सिस्टम यहाँ पर डबली बॉन्डेड से घिरा हुआ सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अल्फा, और अल्फा में 2 अल्फा H, और आपको पता है कि जितना ज्यादा अल्फा H उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी हमारी एल्कीन की। तो यहाँ पर हम देखें
यहां पर हम देखें तो हमारी जो स्टेबिलिटी है एल्कीन की, ओके देखते हैं, ये स्टेबिलिटी हमारी एल्कीन की किसकी वजह से है, हमारी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से है, मिथाइल की। तो थर्ड विल बी द आंसर, थर्ड आंसर से सही होगा, क्योंकि एल्कीन में ना तो हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे और ना यहाँ पर मेसोमेरिक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलते बेटा, ये हमारे पास हाइपर कंजुगेशन का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया कि एल्कीन में कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन और अल्फा एच किस तरह से काम करता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, हमारे पास कुछ फ्री रेडिकल्स दिए गए हैं और आपको उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम वैसा ही होता है जैसे कार्बोकेटायन का, प्लस आई फेवर करता है और माइनस आई उसको फेवर नहीं करता, स्टेबिलिटी घटाता है। देखते हैं बेटा, यहां पर दिया गया है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, 3 डिग्री बेंजाइलिक है, देन 2 डिग्री बेंजाइलिक है, और फिर यहाँ पर 1 डिग्री नहीं दिया गया, ये अच्छी बात है। अगर 1 डिग्री बेंजाइलिक देता तो वो टर्सरी मेथाइल कार्बोकेटायन के बाद आता, तो फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन दिया है और 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिया है मेथाइल वाला, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, 3 डिग्री बेंजाइलिक, देन 2 डिग्री बेंजाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री मेथाइलिक, उसके बाद हमारा आ जाता है 1 डिग्री बेंजाइलिक, देन 2 डिग्री मिथाइल, 1 डिग्री मिथाइल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। ये पूरा कॉन्सेप्ट उठाया गया है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 272 से। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। बेटा जी मेरे पास कुछ कार्बोकेटायंस दिए गए हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, राइट। अच्छा, तो पहला कार्बोकेटायन देखो, क्या ये बेंजाइलिक है, ये कॉन्जुगेशन में है, जहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो, ये देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा जी, जहां पर मीजोमेरिक लग रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब पहला वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बेटा अगर हम तीनों को देखें, बाकी के बचे हुए तीनों को देखें, तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है। ये आप मान सकते हो प्लस आई है या सिंगल बॉन्ड मान सकते हो। अब बेटा हमें पता है कि जो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, वो माइनस आई का काम करते हैं, और कुछ इस तरह से अगर माइनस आई देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेजेस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा परसेंटेजेस कैरेक्टर किसका, ट्रिपल बॉन्ड का, देन डबल बॉन्ड का, देन सिंगल बॉन्ड का। तो हम ये बोलते हैं कि माइनस आई की तरह ये ग्रुप यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे फिर यहाँ पर कार्बोकेटायन को तो माइनस आई घटाते हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट के बाद हमारा आ जाएगा थर्ड वाला, फर्स्ट के बाद आ जाएगा हमारा थर्ड वाला, और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में उसके बाद आ जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड है, मतलब फोर्थ वाला, सॉरी डबल बॉन्ड हमारे सेकेंड वाले पे है, और सबसे लीस्ट हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा माइनस आई लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया हमारा फोर्थ वाला। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये यहां पर कंसेप्ट दिया गया बेटा जी पेज नंबर 271 पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर PS3, बेटा ये नाइट्रोजन फैमिली से है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ लोन पेयर्स होते हैं। B2H6 हमें पता है बोरान फैमिली के हाइड्राइड्स और हैलाइड, B2H6 है क्या, BH3 का डाइमर है बेटा जी, BH3 का डाइमर है ये, है ना, 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर देखो बोरान के हाइड्राइड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द एटम पूरा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। CCl4 बेटा जी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, मतलब कि ना तो इसके पास ज्यादा है और ना ही इसके पास 8 से कम है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। यहाँ पर लोन पेयर है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, सेम ये दोनों फैमिली के हैं। लिथियम हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हो गया बेटा जी, यहाँ पर हाइड्राइड होगा लिथियम का, और ये यहाँ पर BeCl2, BeCl2 यहाँ पर फिर से बेटा जी बोरान फैमिली का हैलाइड और हाइड्राइड दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे किस आंसर के साथ, हम जाएंगे थर्ड आंसर के साथ। तो थर्ड विल बी द आंसर, जिसमें सिर्फ हमें दो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, दो हमें दिख रहे हैं ऐसे आंसर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं। ये पूरा बेटा जी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में इसी तरह के क्वेश्चन है जहां पर आपको छांटना है कौन सा न्यूक्लियोफाइल कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, वहां पर भी BF3 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक ऑन द फॉलोइंग, इन विच केसेस विल NO2 प्लस बी एट मेटा पोजिशन। NO2 प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस हो सकता है, Cl प्लस
क्लोरीनेशन में अटैक करता है, SO3H+ अटैक कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे कहाँ होगा? तो हमें पता है कि जो -M ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे लगाते हैं, इसलिए उनको मेटा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं हम, है ना, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो चलो खोजते हैं -M है क्या। तो CCl3 अभी अभी हमने CF3 का बताया था, ये -M है। NO2 भी बेटा जी -M है। CHO भी -M है। लेकिन ये हमारा फिनॉक्साइड आयन दिया गया, O- है, O- है, इसका मतलब ये तो खींचेगा नहीं, देगा, तो ये +M है। इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर मेटा पे ही किसी इलेक्ट्रोफाइल को लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। क्या बात समझ में आई कि जितने भी -M ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाएंगे? मेटा पोजीशन पे लगाएंगे, जबकि लास्ट वाला अर्थ और पोजीशन पे NO2 को आने देगा। ये पूरी मैकेनिज्म दी गई है बेटा हाइड्रोकार्बन में, पेज नंबर 323 पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल तो खुद रिच होते हैं, रिच स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जहां कम हो वहां अटैक करते हैं, है ना, लोअर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन यहां लिखा है हाई डेंसिटी, तो ये तो हो जाता है गलत। न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज लुईस बेस। हाँ बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इनके पास माइनस चार्ज या लोन पेयर है एंड दे कैन डोनेट दियर माइनस चार्ज और लोन पेयर, और जो डोनर होते हैं लोन पेयर के उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नो उल्टा हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। ये देखिए फिर से आया न्यूक्लियोफाइल की कहां पर अटैक करता है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सिंपल एल्काइल फ्री रेडिकल। हाँ बेटा जी, अगर हम एलाइल की बात करें तो एलाइल फ्री रेडिकल हो गया कुछ ऐसा कि डबली बॉन्डेड सिस्टम के बाद एक कार्बन और उसके बाद यहाँ पर कोई सा चार्ज लगाए, यहाँ पर फ्री रेडिकल की बात की तो फ्री रेडिकल लगा, कह रहा है ये ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा है? ड्यू टू कॉन्जुगेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हो रहा है, ये चार्ज क्या है, यहां से यहां तक डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये घूमता रहेगा, और हम कहते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाचता है, चार्ज नाचता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टेबल है। चलो देखते हैं रीजन क्या दिया है। एल्काइल, जो हमारा अलाइल फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। इसका मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन को दे रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आता है हेट्रोलिटिक फिजन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट both the electrons of the shared pair are carried away by one of the atom। हाँ, हेट्रोलिटिक का मतलब ये होता है कि एक की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे शिफ्ट हो जाएं, और ये तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक बात। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हेट्रोलिटिक फिजन अकर्स रीडली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, अभी अभी बोला कि जहां पोलरिटी हो, जहां पर म्यू जीरो ना हो, जहां डाइपोल मूवमेंट हो, वहां पर इस तरह के बॉन्ड में पोलरिटी देखने को मिलेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो 81 के लिए हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पर दिया भी गया है पूरा हेट्रोलिटिक में किस तरह से बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर कार्बन के साथ कोई मीना लगा तो कार्बोकेटायन, और कार्बन के साथ कोई लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है तो कार्बेनाइन हमें मिलता है। तो 81 का आंसर है हमारा फर्स्ट। चलो देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन बेटा। 82 नंबर में दिया गया है मैचिंग सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन। सिंगलेट कार्बिन कैसा होता है बेटा जी? सिंगलेट कार्बिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंगलेट कार्बिन होता है ऐसी कार्बिन जिसमें एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये पेयर है ना, एक अनपेयर्ड, मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है। तो सिंगलेट कार्बन कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट होता है जिसमें 2 अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े, इसका मतलब अनपेयर्ड कहाँ पाए जा रहे हैं? ट्रिपलेट में, तो पैरामैग्नेटिक। अब फ्री रेडिकल की बात करें तो फॉर्म बाई होमोलिटिक, बिल्कुल ठीक है, और कार्बोकेटायन हेट्रोलिटिक से। लेकिन यहाँ मैचिंग देखो तो इन दोनों की मैचिंग में एक और मैच किया गया है, मतलब कि ए का पी 2 जगह दिया गया है, ठीक। अब सी के साथ
सी के साथ हमारा आर भी है लेकिन और भी है, तो कहते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है साथ ही, तो दो ऑप्शन हो जाएंगे क्यू आर। उसके बाद बेटा कार्बोकेटायन डाया होता है क्योंकि पेयर्ड होते हैं, पीएस, तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें मैचिंग क्या की गई है, दो दो पेयर में मैचिंग की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी, बेटा यहाँ पर दिए गए हैं फिनॉल्स और हमें पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको कौन घटाता कौन बढ़ाता है, -m-i वाले बढ़ाते हैं और +m+i वाले घटाते हैं। चलो चेक करते हैं बेटा, +m+i लगा हुआ है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पर -m-i लगा है और ये मेटा पे है, मतलब यहाँ सिर्फ -i लगा है। तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ा देगा, C जिसमें -m लगा है बढ़ाएगा, फिर D, उसके बाद B और सबसे लीस्ट हो जाएगा हमारा A। तो मैच करिए CDBA, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर, और आर्थो दिया नहीं गया वरना पैरा वाला ज्यादा हो जाता आर्थो वाले से, बट पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा दिया गया, आर्थो नहीं दिया गया। चलिए 84 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायंस। कार्बे एनायंस की बात की जा रही है। हमें पता है कि जो -i ग्रुप होते हैं वो बढ़ाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। हाँ, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आया था, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था तो -i उसका ज्यादा था। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2 CnCO इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायंस। बिल्कुल ठीक बात है कि -i बढ़ाएंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर और अच्छा स्टेटमेंट हो सकता था। करेक्ट हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में ये ऑर्डर उल्टा होता है 1 2 3, बट यहाँ पर 3 2 1 दिया गया है। ये और अच्छा सा स्टेटमेंट हो सकता है अगर हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल्स कार्बन आयंस, है ना। हम बेंजाइलिक एलाइलिक की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल भी लिखा है तो हम एल्काइल्स ही मानेंगे, जिसका ऑर्डर होता है 1 2 3 m। मिथाइल सबसे पहले आ जाता है, मिथाइल कार्बन आयन, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये इनकरेक्ट है। और ये पढ़ लेते हैं, द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इज जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड पिरामिडल। हाँ बेटा जी, अगर हम कार्बन आयंस की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड होता है 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, sp3 एंड पिरामिडल। तो थर्ड वाला हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। ये कार्बन आयंस का दिया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इन अनएक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। चलो बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है CS2-, ये भी दिया गया है CS2-। 4 ऑप्शन है मेरे पास CS2- के। अब यहाँ पर पैरा पे लगा है नाइट्रो, आर्थो पे लगा है नाइट्रो, आर्थो पे लगा है CHO एंड पैरा पे लगा है ओके CHO। यहाँ पर पूछ रहा है, हमें पता है कि जो -m-i वाले ग्रुप होते हैं ना वो बढ़ाते हैं, ठीक, बढ़ाते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे बढ़ रहा है। NO2 भी -m है और CHO भी -m है। NO2 ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कौन सबसे ज्यादा है। तो NO2 का जो -m होता है वो NO2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CHO। तो सबसे ज्यादा तो NO2 हो जाएगा, तो दोनों ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 वाला, देन 1 वाला, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है CHO, और CHO में अगर हम देखें तो CHO जो पास है वो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा एंड दूर वाला सबसे कम। हमसे पूछ रहा है सिर्फ सबसे ज्यादा वाला, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जिसमें -i सबसे पास में लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप्स कंटेन एनी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। चलो देखते हैं बेटा, पहले वाले में माइनस चार्ज मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये खत्म। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर NO2 प्लस AlCl3 प्लस, बेटा जी बोरान फैमिली के हाइड्राइड एंड हैलाइड। SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। बेटा हमें पता है कि यहाँ पर अगर बॉन्ड अगर टूटते हैं और प्लस आए तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और वेकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं इसके पास। यहाँ पर CH3 और C पे ये प्लस चार्ज, बेटा वैसे ही ये माइनस प्लस। इसका मतलब ये पूरा पेयर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का है। नीचे वाले में अगर देखें तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल पहले से हो गया, लोन पेयर होता है, और यहाँ पर देखो एक और न्यूक्लियोफाइल है, 2 इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो थर्ड विल बी द आंसर। ये पूरा चार्ट दिया गया आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का NCERT में। What will be the correct order of acidic strength of carboxylic acid?
बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी भी एसिड की बात करें तो माइनस एम माइनस वाले बढ़ाते हैं और प्लस एम प्लस आई वाले घटाते हैं। चलो देखते हैं, ये ग्रुप दिया गया है प्लस एम प्लस आई, प्लस एम माइनस आई, ठीक, और ये दिया गया है माइनस एम, तो माइनस वाला बढ़ाता है प्लस वाला घटाता है, बिल्कुल सही ऑर्डर दिया गया बेटा, क्योंकि बढ़ाने वाला, फिर जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा और फिर घटाने वाला, तो पहला तो ऑप्शन आ गया। फिर भी और देख लेते हैं, प्लस एम बढ़ाएगा नहीं, ये गलत है, प्लस एम बढ़ाएगा नहीं, गलत है, और ये बराबर होगा नहीं, सिर्फ पहला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड, 12th की एनसीईआरटी 250 पेज नंबर पे और 251 पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और हमें करेक्ट पॉइंट को ढूंढना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, नहीं बेटा जी, एनर्जीज अलग अलग होती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और उन्हीं का हाइब्रिड, उनका कॉम्बो होता है जो हम एक्चुअल या हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, एनर्जी भी अलग अलग होती है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मस्ट बी इन सेम पोजीशन। हाँ, रेजोनेंस में कभी एटम्स नहीं जाते, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों या चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तो ये बात तो सही है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर there should not be same number of electron pair, there shouldn't be same number of electron pair। तो बेटा ये भी हमारा क्या कह रहा है, ये भी हमारा हो गया गलत, कि कह रहा नहीं होना चाहिए, जबकि कैसा होना चाहिए, होने चाहिए। there should not be same number of electron pair, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए और सेम पोजीशन होनी चाहिए। तो हमारा सिर्फ सेकंड वाला है जो सही है, यहाँ लिखा है ना शुडंट बी, नॉट ना होता तो सही हो जाता। ये यहाँ पर पूरा दिया क्या क्या चीज सेम होना चाहिए, यहाँ भी न्यूक्लियाई मतलब एटम, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, जहां पर दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है एनिलीन, और हमें पता है बेसिसिटी को प्लस एम वाले बढ़ाते हैं और माइनस एम वाले घटाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, यहाँ पर प्लस वाला है, तो यहीं पर गलत हो गया बेटा, एनिलीन का इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये ज्यादा होगा एनिलीन से, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखते हैं थर्ड वाला बेटा, ये माइनस एम है, माइनस एम ज्यादा नहीं हो सकता प्लस एम से, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर प्लस एम है, हाँ ठीक है, प्लस एम है, फिर कुछ नहीं है, फिर माइनस एम है, बिल्कुल सही ऑर्डर है, प्लस एम वाले बढ़ाते हैं, माइनस एम वाले घटाते हैं, और बीच में आ जाएगा वो ग्रुप जिसमें कोई भी प्लस एम या माइनस एम नहीं लगा हुआ है, तो सेकेंड विल बी द आंसर। ये आप देख सकते हैं जब अमीन पढ़ोगे, अमीन्स आपका चैप्टर है एनसीईआरटी 12th में, पेज नंबर 269 पे ये पूरी डिटेलिंग दी गई है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन में और जो आपके आंसर की दी गई है उसमें चेंजमेंट है, वहां आंसर दिया गया है सेकेंड, है ना, वहां आंसर दिया गया है फर्स्ट, शायद दिया गया है, बट आंसर इसका कुछ और है। चलो देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, बात एकदम सही है। अब कहता है कि हाइपर कंजुगेशन इन एथाइल केटायन, केटायन कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ CsP2, जबकि sp2 नहीं बेटा जी, किसके बीच होता है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन उसमें sp3 होता है और हाइड्रोजन s, इनके जो सिग्मा बॉन्ड है वो ओवरलैप करता है विद एम्प्टी 2b ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन मतलब कार्बोकेटायन, तो यहाँ sp2 दिया गया है, ये गलत है, तो एक सही एक गलत, तो हम जाएंगे थर्ड। तो ये चेंज है आपके आंसर की से, वहां पर आंसर कुछ और दिया गया है, बट करेक्ट आंसर होगा थर्ड। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि कैसे यहाँ पर ये देखो sp3s दिया गया है साफ साफ, और इसके p ऑर्बिटल के साथ 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ ये क्या कर रहा है, ये हमने यहाँ पर बना रखा है कार्बोकेटायन का। तो आई होप कि आपकी ये सारे आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से गए होंगे, पेपर बहुत अच्छा था, बैलेंस था, मुझे लगता है हर जगह से क्वेश्चन थे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड फिजन, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, सब कुछ इन्वॉल्व था इसमें। तो एक कंप्लीट ये आपके जो 45 क्वेश्चन थे वो एक कंप्लीट तैयारी है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो आप क्या करोगे, आप घर जाके जब पेपर कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को देखोगे और दोबारा अगर वो कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप गलत नहीं करोगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।